देख, फिजिक्स में जो सबसे पहले फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बता दिया था, वन वेरिएबल बता दिया था, टू वेरिएबल बता दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया, इसका ग्राफ बता दिया, ट्रिगोनोमेट्री बता दिया, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक ग्राफ है वो भी साथ में आपको बता दिया गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट में मैंने आपको स्लोप वगैरह ये सारी बातें बता दी। द नेक्स्ट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देखो ये पूरा मिलकर के तो 12th का 40% मैथ यही होता है। तो हम लोग तो वो पढ़ेंगे जिससे अपना फिजिक्स का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जितना फिजिक्स में आएगा उतना ही पढ़ेंगे। समझ में आ गई ना बात? बहुत सारी बातें हैं बट जितना अपने को यूज आएगा उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि इसको पढ़ेंगे क्यों, क्यों पढ़ा जाता है, ये टॉपिक का जन्म ही क्यों हुआ है मैथमेटिक्स में, है ना? समझिएगा, जैसे यूं मान लो कि तेरे सर पे किसी ने एक मुक्का मारा, दर्द जितना यहां होगा उतना ही पांव में भी होगा? नहीं, यहां सबसे ज्यादा होगा, है ना? और बहुत जोर से है तो वो धीरे धीरे नीचे आते आते ना वो कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पे आकर के हो सकता है कि वो खत्म भी हो जाए। तो फोर्स जो है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो वो सब पे तो सेम रहेगा नहीं ना, फोर्स वेरी करेगा। तो ये निकालना तो हमारे बस की बात नहीं हुई। हम उसी पे निकाल सकते हैं जहां पे वो लगा है, मतलब एक छोटे से पॉइंट पे, है ना? फिर एक और समझ लो, जैसे यू मान लो कि ये ना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहां तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका लेंथ दे दिया 10 मीटर, मास दे दिया मान लो कि 10 केजी। तो जितना फोर्स यहां लगेगा उतना ही फोर्स यहां लगेगा क्या? नहीं भाई, चेंज हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्यों चेंज होता जाएगा? क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास कहने का मतलब हुआ कि मास जो है ना यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, डिस्ट्रीब्यूटेड है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हर एक के लिए वो फोर्स भी उस पॉइंट पे चेंज होता चला जाएगा। अगर चेंज होता चला जाएगा तो आपने 9th क्लास में पढ़ा कि V इज इक्वल टू U प्लस AT और F इज इक्वल टू MA, फिर तो वो भी चेंज होगा भाई। तो फिर ये वैलिड किसके लिए? आपने किसके लिए पढ़ा? आपने किसके लिए पढ़ा? तो जो भी आपने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। जो भी आपने 9th में पढ़ा है या फिर जो भी आपने 10th में पढ़ा है, that all the steps are only valid for the point mass। लेकिन जब आप अपने आसपास नजर दौड़ाओगे तो पॉइंट मास तो है ही नहीं। कौन सा मास है? डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, फिर बड़े पंगे वाली बात है कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास में तुम्हें फिजिक्स के लॉ को वैलिड करवाना है। तुम कैसे वैलिड करवाओगे? तो उसका एक उपाय ढूंढा गया। यह उपाय ढूंढा गया कि उस सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मास को ना आप कट कर दो। क्या कर दो? कट करो, और कट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दो। डन ना? किसमें कन्वर्ट कर दो भाई? स्मॉल पीसेस में आप कन्वर्ट कर दो। और वो जो प्रोसेस है कट करने का, वही प्रोसेस डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। तो बात आई समझ में? ठीक है, पढ़ते क्यों है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास को, डिस्ट्रीब्यूटेड मास पे डायरेक्टली द लॉज ऑफ जो भी फिजिक्स के लॉज हैं दैट आर नॉट एप्लीकेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन द पॉइंट मास, और वो जो कन्वर्जन है वही डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। हाँ है ना? अब निकालना तो अपने को पूरे पे था, आपने क्या करे? कन्वर्ट करके छोटे छोटे पार्ट में बदल लिए। अब सारे पार्ट को ऐड करके बड़ा पार्ट बनाओ। तो सारे पार्ट को जब ऐड करोगे तो क्या जैसा पहले था वैसा ही बाद में हो जाएगा? नहीं होएगा, उसमें एरर रहेगा ही रहेगा।
तो सोच, तुम्हें काट दे फिर उसके बाद जोड़ दें, परफेक्ट तरीके से जुड़ पाएगा क्या? नहीं होएगा भाई। यही चीज होता है। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। ये आगे पढ़ेंगे अपन यूनिट एंड डायमेंशन में, और भी इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। तो काटना इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और जोड़ना, एड ऑन करना इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे यूज आएगा आपका। काटना मतलब जो डिवीजन है, जो उसके पावर को कम करेगा, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में यूज आएगा। मल्टीप्लिकेशन जो इसके पावर को बढ़ाता है, इंटीग्रेशन में यूज आ जाएगा। और इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना। तुम्हें अगर थोड़ा सा बहुत याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता था या डिस्प्लेसमेंट देता था। बताओ वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो दोनों का मल्टीप्लाई करा, मतलब क्या? उसका एरिया निकाला, मतलब उसको ऐड ऑन करा। यही इंटीग्रेशन का पार्ट है। फिर बात आई है समझ में? ठीक है, ऐड ऑन करना, सबको छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड ऑन करना, ये क्या हो गया आपका? इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसको काटना क्या हो गया आपका? डिफरेंशिएशन। पूरी बात समझ में आई क्या? फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भाई इस पार्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और में चलते हैं अपन डिटेल में, कि जैसे ये मान लें कि आपने पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड पढ़ा होगा, बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट मान लें, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे है कुछ, और ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे है कुछ। ठीक है, चल रही है ऑब्जेक्ट, यहां से यहां चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या स्पीड है, तो तुम कह सकते हो हाँ है ना। जैसे मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये हो गए 20 मीटर पर सेकेंड। कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते हैं। मैं आपसे यूं बोलूं कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या होएगा, तो भी तुम कह सकते हो। चेंज कितना होएगा? चेंज मतलब कौन सा? बल्क में चेंज। एक्सेलेरेशन पता है ना आपको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये जो बल्क में चेंज होएगा, एक्सेलेरेशन के बारे में क्या पता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो तुम कह सकते हो कि जो चेंज हुआ है वो फाइनल 20 माइनस 10 बाई 5 माइनस 1, तो 10 अपॉन 4 कह सकते हो तुम, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम कब कह सकते हो? थ्रू द होल जर्नी, थ्रू द होल जर्नी। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं जब टाइम t इज इक्वल टू 1.00001 सेकेंड है, तो बता कि इसकी एक्सप्रेशन क्या है? प्राण निकल जाएगा, तुम कह नहीं पाओगे। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? ठीक है, तुम ये बल्क चेंज कह सकते हो थ्रू द होल जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। मैं इनके बीच में अगर ये बोलूं कि इनके बीच में बताओ किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0.0001 सेकेंड पे इसकी रफ्तार क्या थी, तो ये बताना मुश्किल है। यही बताने के लिए इसको डिफरेंशिएशन में यूज करा जाता है। जैसे इसको तुम क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इसको? डेल वी बाई डेल टी ना। अगर तुम सोचो कि जो चेंज हुआ है, पहले तो 1 ना, और 1 से कितना हो गया? 1.001। हाँ या ना? तो जो चेंज है ऑलमोस्ट, वो तो 0 के बराबर है। ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं, इक्विवेलेंट तो नहीं कह रहा। तो बात आई समझ में कि ऑलमोस्ट। तो इसको अगर ढंग से लिखना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? डेल वी बाई डेल टी, और यहां लिमिट t टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। हाँ या ना? मैं क्या कह रहा हूं, जो चेंज हो रहा है ना, टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली नहीं है, टेंडिंग टू 0 है। हाँ या ना? ठीक है, और यही जन्म हो जाता है यहां पे dv बाई dt का। ये चेंज जो है ना, ये कहलाता है बल्क, चेंज इन बल्क, चेंज इन बल्क। और ये क्या कहलाता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। ठीक है ना? बहुत ही छोटा चेंज जो होगा वही क्या कहलाता है? आपका dv बाई dt। और ये वाला जो पार्ट है, यही पार्ट होता है डिफरेंशिएशन का। तेरे समझ में आई क्या बात? डिफरेंशिएशन समझ में आएगा क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है,
जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है तुम्हारे डिफरेंशिएशन का। क्लियर है बच्चे? डन ना? अब इन सब से पहले भी कुछ समझने वाली बात है कि यहां जो एक्सेलरेशन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वेलोसिटी पे। हाँ है ना? अरे मैं अगर मूव नहीं कर रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन 0 है, और मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे अंदर में कुछ है एक्सेलरेशन। यही तो बात हो सकता है ना? और मैं मूव कर रहा हूं लेकिन मेरी स्पीड, मेरी वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो भी कुछ एक्सेलरेशन होएगा, जो रिटार्डेशन है। हाँ है ना? अरे पक्की बात है ना? तो बेसिकली एक्सेलरेशन को आप क्या कह सकते हो? एक्सेलरेशन इज इन द फंक्शन ऑफ v। अब ये फंक्शन जो है ना वो समझते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन की कहानी आगे समझ में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वापस से लिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं फंक्शन। जैसे आपने जो इससे पहले पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें समझने वाली बात है कि इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ x, if you change the value of x, the value of y will change। हाँ या ना? अरे पक्की बात है, x का चेंज करोगे तो y का वैल्यू चेंज होगा। तो कहने का मतलब कि y जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है ना, इसी को फंक्शन में डिफाइन करा जाता है। किसमें? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वही। ठीक है? और बेहतर तरीके से समझना हो तो जैसे मान लो गन्ने के जूस पी रहे हो आप, तो गन्ने के जूस के लिए आप किस पे डिपेंड करते हो? गन्ने पे। और सिर्फ गन्ना अगर मिल गया तुम्हें तो जूस मिल जाएगा? नहीं, मशीन भी चाहिए भाई उसके लिए। तब तुम गन्ना डालोगे तो जूस निकलेगा। वो जो मशीन है ना, वो मशीन ही फंक्शन है, जिसमें अगर आपने कुछ इनपुट डाला तो आउटपुट आएगा। नहीं आया तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन हुआ कि इफ यू पुट सम इनपुट यू विल गेट सम आउटपुट। ठीक है? तो जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए तुम्हें किस पे डिपेंड होना पड़ा? इनपुट पे। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन कौन दिया? मशीन दिया। तो भाई यहां पे मशीन कौन सा है? नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? तो मैथ में ऐसे बताते हैं अपन। फिजिक्स में क्या आएगा? फिजिक्स में आएगा डिस्टेंस इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम t। इसका मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्लियर बात है ना? इसको समझने के लिए मैं ये पूरी बात बता रहा हूं अभी। डन ना? चलिए खैर, ये बात आगे समझ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? y इज इन द फंक्शन ऑफ x। फास्ट तो नहीं बोल रहा ना? समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, y इज इन द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है ना? तो x क्या है? इंडिपेंडेंट, और y क्या है? डिपेंडेंट। y किस पे डिपेंड हो रहा है? x पे। किस पे डिपेंड हो रहा है? x पे। y किस पे डिपेंड हो रहा है भाई? x पे। पक्की बात है? तो ये कहानी है। अब जैसे यू मान लो कि अगर मैं फंक्शन में 1 डालू, अगर मैं यहां 1 डाल रहा हूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? 1 प्लस 1 2। दूसरे में कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1। आई बात समझ में? मैंने इनपुट ये पुट करा तो y का वैल्यू चेंज हो गया। इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फंक्शन। ठीक है ना? लिख लो, एज इट इज लिखना जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है? और इसके बाद ये एज इट इज लिखना, और इसमें लिखना कि फंक्शन गिव्स द रिलेशन, फंक्शन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे ठीक है? हाँ भाई, शकल क्यों बना रहे हो? समझ में आ रही बात? सरदर्द तो नहीं हो रहा? तो हाँ चंपक, समझ में आना चाहिए बात, ये मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी चीजें।
अरे बोल, क्लियर है? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ या ना? ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है, ये लिख लेना, y इज इन द फंक्शन ऑफ, y इज इन द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है बच्चे? डन ना? ये लिख लिया पूरा? कर दूं क्या इरेज? चलिए, तो यहां से क्या आया समझ में कि y जो होता है इज इन द फंक्शन ऑफ x। यही बात है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब डेल y बाय डेल x, कहने का मतलब बल्क चेंज इन y अपॉन बल्क चेंज इन x, या बल्क चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो यही बात है, यही आगे चल करके फिजिक्स में एवरेज के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप यहां से हिसार गए, है ना, 50 किलोमीटर है और मान लो कि 1 घंटा लगा, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर भाई, है ना? तो क्या आपकी रफ्तार हमेशा 50 थी? नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, है ना? तो वो अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा रहे हैं। तो ये जो चेंज है ना, ये एवरेज के नाम से जाना जाएगा आगे। क्लियर बात है? तो लिख लो इसमें, बल्क चेंज इन y, बल्क चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही है, बल्क चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे यही बात ना? नेक्स्ट में, इफ डेल y बाई डेल x लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये लिमिट जो है ना x टेंड्स टू अगर 0 हो गया, मतलब ये वाला जो है ना, जो इंडिपेंडेंट है ना, अगर उसमें जो चेंज हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम मतलब मिनिमम, ना के बराबर, टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो जाता है dy बाई dx में। इसका मतलब आया इन very very small change, very very small change in y with respect to x, very very small change in y with respect to x। बड़ा पक्की बात है। डन ना? और इसको क्या पढ़ते हैं? dy बाई dx। क्या पढ़ते हैं? dy बाई dx। देख क्लियर है? अब आगे कर लेंगे। आइए नेक्स्ट, जैसे यू मान लो कि y इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या करना है? f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 बाय f ऑफ 1 करके बताना कि क्या होएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ? y जो है वो x के फंक्शन में है। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? तो x की जगह पे पहले क्या पुट करोगे? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 5।
फिर x की जगह पे क्या पुट करोगे? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 2। फिर क्या पुट करोगे? 2, तो कितना हो गया? नहीं आया। अरे आगे बात समझ में? अरे पक्की बात ना? अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब यू मान ले, कर दे इसको इरेज। मान, given that velocity of a particle is in the function of time t, ठीक है? तो वेलोसिटी कितना दे दिया? टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक? फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या आप सॉल्व करा जा सकता है कि वेलोसिटी कितना दे दिया? वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम t दे दिया, और ये इक्वल कितना है? टी स्क्वायर प्लस 1 के। तो क्या पुट करना है? 1 सेकेंड पे। क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? नहीं आया। आ गया था क्या सबका आंसर? अरे पक्की बात ना? क्लियर है? आइए नेक्स्ट। डन ना? नेक्स्ट करें, कर दूं इसको इरेज। गेट बंद। देखो, मान लें मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एक तो हेडिंग डाल देना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx क्या होता है समझिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लें। कौन सा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको यह बताना है, जैसे ये मान लो कि 3 और 4 को डिनोट करना है। कितना? 3 और 4। ये ना बता कौन से क्वाड्रेंट में होएगा? किसमें? फर्स्ट में ना। तो ये मान ले कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गए, तो ये पॉइंट यहां आएगा 3,4, और ये क्या है? 0 0। यही बात है ना? तो ये 2 पॉइंट्स हैं, जब दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या ये लाइन दे देगा? अरे लाइन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2, तो दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो लाइन दे देगा। अब ये लाइन कैसा भी हो सकता था, ये लाइन यहां से ऐसा भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। आपने ऐसा ही क्यों बनाया? है ना? चलिए इस बात को समझते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस लाइन का स्लोप बताओ, तो क्या तुम बता सकते हो? लाइन का स्लोप समझिएगा, मैंने बताया आपको y क्या होता है? mx प्लस c के बराबर होता है, और m क्या होता है यहां पे? स्लोप। और स्लोप मतलब tan थीटा। स्लोप मतलब tan थीटा। अब tan थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यही बात है ना? कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर यहां से मान ले कि x1 y1 और ये x2 y2,
तो कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना? y2 माइनस y1 बाई, हाँ है ना, अरे यही होगा ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो कितना हो गया? 4 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, कितना आ गया? 4/3। क्या यही है टेन थीटा? तो क्या यही है m? हाँ या ना? तेरे बात आई क्या समझ में? अरे ये तो 10th क्लास की बातें हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो क्या तुम लाइन बना सकते हो, और लाइन बना सकते हो तो क्या तुम उसका स्लोप बता सकते हो? आवाज नहीं आ रही है। स्लोप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? अरे पक्की बात ना? ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या यही चेंज इन y है और क्या यही चेंज इन x है? हाँ या ना? अरे यही चेंज है ना? और अगर इस चेंज को मिनिमाइज कर लो, आप लिखो मत, पहले समझ लो तुम बात को, लिखो मत कोई भी, सिर्फ अंडरस्टैंड करो। इसी चेंज को मिनिमाइज कर दो कि अगर चेंज इन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो क्या यही dy बाई dx हो जाएगा? और जो dy बाई dx है, क्या वही tan थीटा है? क्या वही स्लोप है? पूरा पिक्चर क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? हाँ, कौन सा पिक्चर था कि गंगाधर ही शक्तिमान है भाई? ये जो तुमने पढ़ा है ना, स्लोप tan थीटा, और ये फिजिक्स वाले ने भी बताया होगा 9th क्लास में, वही आगे चल करके 11th में dy बाई dx बन जाता है। बेसिक फंडा तो यही है। नहीं यार, क्लियर है? ठीक है। तो अगर इसी में मान लो कि x टेंडिंग टू 0, कहने का मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल y बाई डेल x, तो ये किस में बदल जाएगा? dy बाई dx, और ये किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा के, और ये क्या हो जाएगा? स्लोप। तो मैं नहीं यार, आगे क्या बात समझ में? पक्की बात है ना? ये कहानी है पूरा तुम्हारा इसके स्लोप का। डन ना? अब किसी का भी स्लोप निकालना हो तो तुम क्या निकालोगे? dy बाई dx। अरे यार, अभी तो पढ़ा ना, स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा, और ये किसके बराबर है भाई? dy बाई dx के बराबर है। तो स्लोप निकालना है तो क्या निकालोगे? dy बाई dx। कैसे निकालेंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन पहले स्लोप मतलब dy बाई dx। अरे मतलब tan थीटा। अरे पक्की बात है? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे देखो एक मिनट, यहां से देखो, एक और चीज देखो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये y है, ये x है, ये c है, तो स्लोप क्या है? a। अब 9th याद करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अरे तुम पढ़ के आए हो ना यार, ये यही तो बात है यार, है ना? और ये बताया था हम लोग। तो स्लोप क्या है? एक्सीलरेशन। अब स्लोप मतलब क्या हो गया? स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब dy बाई dx, और y की जगह पे कितना है? v। x की जगह पे t। तो बताओ स्लोप कितना हो जाएगा? dv बाई, रखते हैं एक्सेलेरेशन इक्वल टू dv बाई dt। नहीं आई बात समझ? अरे क्लियर बात है ना? अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तुम्हें समझ में आएगी क्यों है? स्लोप मतलब ये, और ये कितना हो जाएगा? dy बाई dx, और dy बाई dx करने का मतलब dv बाई, नहीं आया। ये फील है डिफरेंशिएशन का, मैथ और फिजिक्स कैसे को रिलेट करती है। हाँ है ना? ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, एंड वॉट एवर यू हैव लर्न राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिए।
Write it in your own language. डन ना? कर लिया क्या? कर दो इरेज? कर दो इरेज? कर देंगे? चलिए, अब ये तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल दिया। हो सकता है कोई कर्व दे दे, तो यहां से एक और बात सीखना है अपने को कि स्लोप इज इक्वल टू होता क्या है। जैसे यू मान ले, ठीक है, ये क्या दे दिया, ये y है, ये x है, ये दे दे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये x और ये y दे दे और ये 0 और 0। डन ना? अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पॉइंट का स्लोप कितना है। इस पॉइंट का स्लोप, तो स्लोप कहने का मतलब टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे को जैसे यू टच करते हुए ना, ये ठीक है, और ये कितना एंगल बना रही है, जो भी बनाएगी वही tan थीटा स्लोप दे देगा। नहीं, यही बात समझना, ठीक है। तो यही जो tan थीटा जो होगा, ये आपने क्या ड्रॉ करा, टेंजेंट। ये क्या ड्रॉ करा आपने, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल दो बातें बार बार आएंगी। नॉर्मल क्या होता है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर। तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट तो क्या है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है नॉर्मल, ठीक है। ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है थीटा, ये tan थीटा क्या कहलाता है, dy बाई dx, और कहलाता है स्लोप, और ये क्या है, टेंजेंट। याद रहेगी ये बातें, यही है। अच्छा, और अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट x टेंड्स टू, कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या इसमें? अरे डन ना, अरे पक्की बात है, लिख ले। स्लोप, कोई भी कर्व दे दिया बेटे, तो कोई भी कर्व अगर दे दिया तो आपको क्या निकालना उसमें, आपको निकालना उसमें स्लोप, हाँ है ना। तो स्लोप निकालना है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे, तो तुम क्या करोगे, उस पॉइंट पे ड्रॉ करो टेंजेंट। क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट। और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा tan थीटा, वही tan थीटा तुम्हारा स्लोप हो। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, ठीक है, इस पॉइंट का क्या होगा, ये हो जाएगा स्लोप, हाँ या ना। इस पॉइंट का ये हो जाएगा स्लोप। अरे बताओ कोई समस्या है क्या? इस पॉइंट का ये हो जाएगा स्लोप। अब आगे हम लोग करेंगे स्लोप का कंपैरिजन, आगे अपने को करना पड़ेगा कंपैरिजन बिटवीन स्लोप।
ठीक है, तीनों में ये इलस्ट्रेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो सब में मैंने क्या कॉमन लिया है कि एंगल मेड विद द एक्स रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हैं? ये भी मैंने यही से लिया है, मैं इधर से तो ले सकता था ना, नहीं लेना। आइडियली अपन कैसे लेते हैं? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे लिया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे लिया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ है ना? तो ये आगे बात समझ में? तो ठीक है, मीनिंग समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की क्या होता है। क्यों भाई? भावना जी, ठीक है। अब मुद्दे पे बात आते हैं। इससे अपने को कोई ज्यादा लेना देना फिजिक्स में पढ़ने वाला नहीं है। अब कर दूं क्या इरेज? इरेज कर दें। कर दे। कर दू इरेज। देखो फर्स्ट, इफ y इज इन द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और ये अगर x टू द पावर m है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, तो y की जगह पे क्या लिख सकते हो? x टू द पावर m, dx टू द पावर m बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? mx टू द पावर n माइनस 1। ध्यान देने वाली बात ये है, ये दोनों सेम होना चाहिए। हाँ है ना? क्या होना चाहिए? पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अपना फर्स्ट, आज से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। किसकी? अपने ड्रीम की। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें फिजिक्स तो चाहिए, और फिजिक्स समझने के लिए ये चाहिए मेजर, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ये हो गया ना। अब जैसे इसका क्वेश्चन समझ लो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। तुम डायरेक्ट मत करोगे, तुम दो तीन क्वेश्चंस तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, उसके बाद तेरे जो मन में आएगा डायरेक्ट कर, सीधा ओरली आंसर करो। बट कुछ क्वेश्चन तो तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे, जैसे मैं कर रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y विल चेंज। हाँ या ना? अरे पक्की बात है। ओके, नेक्स्ट, तो क्या कर सकते हैं अपन? dy बाई डी एक्स ना, dy बाई डी एक्स कहने का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो हाँ या ना? अरे पक्की बात है। फास्ट तो नहीं कह रहा ना? फास्ट कह रहा हूं क्या? फास्ट कह रहा हूं? ले स्लो करते हैं। ओके, तो बेटे dy बाई डी एक्स, तो y की जगह पे कितना आएगा? x का पावर 5, तो dx टू द पावर 5 बाई डी एक्स, ये कितना हो गया? dx टू द पावर n बाई डी एक्स। n आया इधर तो 5, x आया n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 4। हाँ या ना? अरे पक्की बात। तो ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और इसी को लिखा जाता है f डैश x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। बताओ कोई परेशानी वाली बात? अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर 100 दिया हुआ है तो सॉल्व इट। y इज इक्वल टू x टू द पावर 100। y is equal to x to the power 100। आगे क्या कैसे करेंगे अपन? देखो dy बाई डी एक्स मतलब d x टू द पावर 100 बाई डी एक्स, 100 x टू द पावर 100 माइनस 1, 100 x टू द पावर। अब आपको डिफरेंशिएशन की कहानी याद है क्या, जो मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था?
ये ना छोटा होता चला जाता है। पहले पावर कितना था 100, अब कितना है, फिर से करोगे तो पावर कितना हो जाएगा 98। डिवीजन में कुछ ऐसा ही होता है, हाँ या ना? अरे यार कुछ ऐसा ही होता है ना, कम तो होता चला जाता है। नहीं यार, पक्की बात है। ओके चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर 3। अब बताओ, इसलिए मैंने ये सब कल बताया था तुम्हें कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। कीजिए, कर सकते हो तुम, इंटेलिजेंट हो भाई, गधे रहो, शाबाश, करके बताओ। करना है तू, स्वाद ना ले, हाँ? करके बता कितना आंसर। और ये देख ली, सारा जाएगा रिकॉर्डिंग में, घर पे देखेगा। अभी कर सॉल्व, कर लिया क्या? ये देखो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, dy बाई डी एक्स, डी एक्स टू दावर 3/2 बाई डी एक्स। तो ये आ गया इधर को, कितना हो गया 3/2, एक्स टू दावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 एक्स टू दावर 1/2। पता नहीं कितने बच्चों का सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, इंटेलिजेंट हैं आप। डन ना? नेक्स्ट, अगर यू मान लो, अच्छा एक बात बताओ, 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा या चेंज भी होगा? अरे तुम यहां रहोगे तो भी 2 ही रहेगा, तुम मर जाओगे तो भी 2 ही रहेगा भाई, तुम चांद पे चले जाओ तो भी 2 रहेगा, चेंज थोड़ी होएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज करना है, तो क्या होगा? नहीं। तो dy, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन मतलब तुम्हें चेंज करना है, और चेंज तो होगा नहीं। नहीं यार, अरे 2 मतलब 2 ही है ना, 1.999 भी हो सकता ना यार, ठीक है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लिखो, ये अपना है सेकेंड, y इज इक्वल टू k है, वेयर k जो है ना वो कांस्टेंट है। तो dy बाई डी एक्स, डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पक्की बात, जैसे क्वेश्चन y इज इक्वल टू 5 है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया? d5 बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? अरे किसके बराबर हो जाएगा? पक्की बात है, हाँ या ना? अरे पक्की बात ना, बहुत अच्छे। डन ना? आइए नेक्स्ट, मान ले, अब ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? थर्ड, y इज इक्वल टू, अगर k x टू द पावर n है, y क्या है? k x टू द पावर n, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? d k x टू द पावर n बाई डी एक्स। अब k क्या है? कांस्टेंट है बच्चे, k क्या है? कांस्टेंट है, तो तुम कांस्टेंट को कर दे बाहर, कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ कोई नहीं करेगा भाई, छेड़छाड़, पक्की बात है, कांस्टेंट के साथ, तो उसको कर दे तुम बाहर। तो बाहर जैसे ही करा तो ये कितना हो गया? डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। अब ये बताइए किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये तो कांस्टेंट बाहर ना, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, अभी अभी आपने पढ़ा था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस के एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। बोल हाँ या ना? लिख लो, लिखो। हाँ, तो -1 करेंगे, है ना? नहीं नहीं, ये एप्लीकेबल ही नहीं होता,
पावर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए. 0 इज नॉट द केस. क्लियर बात है ना. अब जैसे ये थर्ड वैरायटी का है. थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. मान लो आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 5x². बताना भाई डिफरेंशिएशन कितना होगा. y इज इक्वल टू 5x². बताओ डिफरेंशिएशन. इंटेलिजेंट है आप, बताइए फटाफट. कितना है. dy बाई dx. कहने का मतलब 5 तो बाहर आ गया. dx² बाई dx. तो 5 इंटू 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 10 x का पावर 1. कितना हो गया. 10x. कितना हो गया. कोई परेशानी वाली बात. हाँ ठीक है. लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बस हो गया. अरे ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. y इज इक्वल टू 3 रूट x टू द पावर 3. सॉल्व इट. और जिया बताएगी इसका आंसर. यस बता सकती है ये. और नैना तू बताएगी नहीं इसको. हाँ बता भाई. देख सबसे पहले कांस्टेंट बाहर 3. रूट x टू द पावर 3 तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 3/2. हाँ या ना. ये n इधर आया 3 इंटू 3/2. x टू द पावर 3/2 माइनस 1 9/2 x टू द पावर 1/2. अरे क्या यही होगा मेरे भाई. कोई परेशानी वाली बात. जिया तेरे से आंसर नहीं आया था क्या. बीच में लटक गई थी. अपने को क्या याद रखना है. तो क्या याद रखना ओवरऑल. कांस्टेंट को करें अपन बाहर. कांस्टेंट को कहां करें. पावर को ले आए साइड में और एक कम कर दे. यही तो स्लोगन है. कांस्टेंट को करें बाहर, पावर को करें साइड में और ऊपर वाले का -1. खत्म ना. चलिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको घर से करके लाना है. ठीक है. ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल टू 5 रूट x टू द पावर 4. सेकेंड y इज इक्वल टू 6 x टू द पावर 1/3. वेलोसिटी इज इक्वल टू t टू द पावर 5. ठीक है. y इज इक्वल टू 5 रूट x. y इज इक्वल टू क्या दे दूं बताओ. 5 अंडर रूट x प्लस 1. बस 4 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे. 5वां बन जाएगा मतलब आप जीनियस हो. ठीक है जी. जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें से. ठीक है जी. थैंक यू.